यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रैपिड रिवीजन सेशन पे। आज आरटीपी जनवरी 26 का रैपिड रिवीजन लाया हूं मैं आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने पब्लिश कर दिया है जनवरी 26। और इस बार के आरटीपी में ना सारे क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन्होंने होल्डिंग कंपनी के अलग, फाइनल अकाउंट के अलग, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ब्रांच, इनके कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया, फुल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड दोस्तों इसमें कुछ कुछ एस बड़ा हॉट केक है, ध्यान रखना, मैं मार्क कर दूंगा। वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का उन्होंने कुछ क्वेश्चंस घुमाया है, जरूर से देखते रहिएगा। और एमसीक्यूज भी जो है इसके फुल एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस सिनेरियो बेस पे। Gases Limited is installing 2000 kilometer long gas pipeline for distribution of gases. Project is qualifying asset. यानी इन्होंने एक पाइपलाइन इंस्टॉल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस के लिए, जो क्वालिफाइंग एसेट है A16। आपको पता है स्वीट 16 बोरोइंग कॉस्ट का थोड़ा सा तो पॉइंट रिकॉल हो गया होगा। जब तक एसेट रेडी टू यूज या सेल नहीं होता है तब तक के इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद का इंटरेस्ट कॉस्ट को पीएल में चार्ज करेंगे, डेट्स बोरोइंग कॉस्ट को, इतना ध्यान रखेंगे। और कभी एसेट्स फेज वाइज रेडी हो जाता है तो जो फेज रेडी हो गया उसका इंटरेस्ट पीएल में जाएगा, बाकी का कैपिटलाइज। उसी पे ये क्वेश्चन है। फॉर दिस पर्पस इट बोरोड फंड 700 lakhs एट सब्सिडाइज्ड रेट एंड हैज टू पे एनुअल इंटरेस्ट। अंडरलाइन करेंगे आपने, क्वालिफाइंग एसेट्स बनाने के लिए 700 lakhs का लोन लिया और इंटरेस्ट एनुअली 70 lakhs। द कंपनी हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड अनयूज्ड फंड्स इन अर्निंग इनकम ऑफ 7 lakh एनुअली। और इनिशियल स्टेज में सारा फंड यूज नहीं होता है तो उस पैसा को टेम्पोररी इन्वेस्ट करते, उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम मिलेगा वो बोरोइंग कॉस्ट से माइनस होते हैं, ये आप लोग सब पढ़े होंगे। तो ये 7 लाख बोरोइंग कॉस्ट से माइनस होगा ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर। फिर अंडरलाइन करेंगे इट यूज ऑल फंड्स। पहला साल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ आइडल फंड था। नेक्स्ट ईयर ऑल फंड्स, नो इनकम इज बीइंग अर्न। ड्यूरिंग ईयर 5th द कंपनी हैज कंप्लीटेड वन स्ट्रेच ऑफ 100 किलोमीटर। यस दोस्तों, इन्होंने 2000 किलोमीटर का पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लिया था, 100 किलोमीटर रेडी हो गया, विच इज ऑपरेशनल, यानी ऑपरेशनल भी हो गया। यानी 5th ईयर से 100 किलोमीटर पे जो बोरोइंग कॉस्ट लगते रहेगा वो पीएल में जाएगा। नाउ क्वेश्चन क्या है, फॉर ईयर 1 हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। ईयर 1 पे बोरोइंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज, ईयर 1 पे बोरोइंग कॉस्ट 70 lakhs लगा, बट 7 lakhs तो आपको इनकम मिल ही गया, तो आंसर इज 63 lakhs। एक्सप्लेनेशन, कैपिटलाइज इंटरेस्ट नेट ऑफ टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट इनकम 70 lakhs माइनस 7। ये बिल्कुल आसान था, सारा बच्चा कर लेता, नो प्रॉब्लम। फॉर ईयर 2 हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज। नेक्स्ट ईयर से सारा फंड्स यूज हो गया तो पूरा 70 lakhs विल बी कैपिटलाइज। and year 2 full amount utilized, no income from investment, so capitalize 70 lakhs। full explanation के साथ जरूर से पढ़ के जाना। and for year 5 how much borrowing cost should be expensed। year 5 में 100 किलोमीटर रेडी हो गया और आप बनाने जा रहे थे 2000 किलोमीटर, तो बेटा आप एक परसेंटेज देख लेंगे, ये परसेंटेज आया 5%। प्रोजेक्ट कंप्लीट एंड काम भी होने लगा, अब वो 5% बोरिंग कॉस्ट पीएल में जाएगा। सो 5% ऑफ 70 lakhs 3.5 lakhs विल बी एक्सपेंस्ड, का मतलब पीएल में जाएगा। एंड 5th ईयर का लॉलीपॉप क्वेश्चन, हाउ मच शुड बी कैपिटलाइज। तो सो सिंपल बेटा, 70 से 3.5 माइनस कर दीजिए, या 70 का 95% 66.5। ये बोरोइंग कॉस्ट का चारों क्वेश्चन बड़ा आसान था, प्रैक्टिस करके जाएंगे आप लोग। हालांकि आप लोग नॉर्मल क्लास में पढ़े होंगे, बट ये सी इंस्टीट्यूट के दिल की पुकार है, तो इंस्टीट्यूट के दिल की पुकार को तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही तो खुश करने जा रहे हो, तो इनका खुशी इसी में है, तो इन पे भी ध्यान देना। अ डीलर इन मशीनरी शक्ति इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड लीज आउट वन ऑफ इट्स मशीन to Delta Tools on 3 years operating lease.
दोस्तों ये लीज वगैरह पे ऑपरेटिंग फाइनेंस पे था, तो ये ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज पे आपको बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस कराया गया था, एक दो जो इक्वलाइजेशन वाला भी एक कंसेप्ट था, तो आप लोग जरूर से ऑपरेटिंग का वो क्वेश्चंस तो पढ़ नहीं, साथ में ये भी देखना। 3 years operating lease, the machine was given on equal annual lease rental, lease rent equal है, and dealer intend to earn 20% profit on cost। जब डीलर रेंट पे लगाएगा तो उनका टारगेट है कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट जोड़ के रेंट फाइनल करना। ऑफ मशीनरी, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑफ डीलर इज 3 lakhs, द इकोनॉमिक लाइफ इज 5 years। तो बेटा आप लोग 3 लाख पे 20% जोड़ मत देना, 3 लाख तो 5 साल का लाइफ है, आप 3 साल के लिए दे रहे हैं तो थोड़ा वेट करना। एन एक्सपेक्टेड आउटपुट ओवर यूजफुल लाइफ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ये आउटपुट है। अंडर लीज एग्रीमेंट डेल्टा टूल्स लिमिटेड विल यूज मशीन फॉर 3 years, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ही यूज होगा, एंड देन रिटर्न टू शक्ति इक्विपमेंट। डीलर रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज पर एस 9 के हिसाब से रेंट को दिखाना चाहते, कुछ भी हो बट वो जो रेंट होगा एस 19 हेल्प करने वाला है। सिंस ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर इन फॉर्म ऑफ लीज रेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अमाउंट ऑफ लीज रेंट that will be provided the dealer 20% profit on cost। लीज रेंट चाहिए, तो लीज रेंट चाहिए तो बेटा हम लोग आप ऑपरेटिंग लीज में पढ़े थे, आउटपुट के रेशियोज में देखेंगे तो आउटपुट का रेशियो के लिए अच्छा से एक्सप्लेनेशन देखिए। टोटल आउटपुट है 3, टोटल आउटपुट है बेटा 3 lakhs आउटपुट मिलेगा इसका, जिसमें से फर्स्ट 3 years में 1,50,000, सो 50% ही 3 साल में आउटपुट मिलेगा लीज पे। सो जो लीज टर्म भी हम लोग फाइनल करेंगे ना तो ऐसे देखेंगे 3 लाख का 50%, 1,50,000 पे 20% प्रॉफिट, लीज रेंट विल बी 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जरूर से आप लोग देख कर जाना। वो 3 lakhs पे टोटल नहीं होगा, इसके आउटपुट के रेशियोज में कैलकुलेट करके चार्ज कर देना है आपको रेंट, एंड द रेंट इज 180 फॉर 3 years 60,000। नाउ बेटा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पे रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पे रखिएगा आप लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पे, एज टू रिलेटेड है, थोड़ा सा घुमाया है, ध्यान से देखना। A private limited company manufacturing fancy terry towels had valued closing inventories of finished goods at realizable value। इन्होंने realizable value पे inventory दिखाया inclusive of profit and export cash incentives। ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन करना। अपने नॉर्मल जानते हैं इन्वेंट्रीज वैल्यू कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इन्होंने रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाया, उसमें प्रॉफिट भी दिखा दिया यानी कॉस्ट से ऊपर, और कुछ एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव भी। फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन रिसीव्ड एंड गुड्स वेयर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट। इन्होंने ऑर्डर मिल गया, गुड्स का पैकिंग भी हो गया एक्सपोर्ट के लिए, बट ऑनरशिप हैव नॉट बीन ट्रांसफर टू फॉरेन बायर। बट ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, तब तक तो आप सेल दिखा ही नहीं सकते। कॉमेंट ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बाय द कंपनी। तो सबसे पहले इन्होंने जो रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाया वो गलत है। एज पर एज टू इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पे इन्वेंट्री दिखाना है आपको। आपको इन्वेंट्री कभी भी रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं दिखाना है। एज टू कुछ कुछ सिचुएशन पे नहीं लगता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाइनिंग वगैरह पे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज के अलग प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पे आप एनआरबी पे दिखा सकते हो। एस 9 भी बोलता है कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जहाँ पे गारंटेड है, गवर्नमेंट गारंटी है वगैरह वगैरह, वहाँ पे आप एनआरबी पे दिखा सकते हैं। बट नॉर्मल केस में ये टेरी टावल्स है, तो टावल के केस में do not fall in the agriculture crops minerals oils, accordingly closing stock should be valued at lower of cost and NRV, not on NRV। ये NRV पे नहीं होना चाहिए, कॉस्ट और NRV whichever is lower। और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को जब एक्सपोर्ट होगा
तब दिखाना चाहिए भी, तो आपने एक्सपोर्ट ही नहीं किया, ऑर्डर ही मिला है। देखो द पॉलिसी एडोप्टेड बाय कंपनी फॉर वैल्यूइंग फिनिश गुड्स इज नॉट करेक्ट। अब आपके पास एक छोटा सा ज्ञान मिलने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे भी बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज दैट इज एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड, मिनरल्स और हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, परफॉर्मेंस सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया, और सेल इज एश्योर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और गवर्नमेंट गारंटी दिया है, नेग्लिजिबल रिस्क है, द गुड्स इज ऑफन वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और मिनरल ओर्स के केस में AS9 भी परमिट करता है, और AS2 बोलते हैं भैया यहाँ पे हम लोग डील नहीं करेंगे, यहाँ पे NRV पे। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और पढ़ के जाइएगा अच्छा से। नेक्स्ट, you are accountant of Zenith Industry, a company engaged manufacturing sale of consumer product. Company has corporate office Mumbai, extensive network and distribution throughout country. You are preparing financial statement after close of financial year, यानी AS4 पे क्वेश्चन, फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट। तो बेटा AS4 कंटिजेंसीज इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट आपको रैपिड रिवीजन में कवर किया गया था, और ये बताया गया था 31 मार्च के बाद, और अकाउंट जब तक अप्रूव होता है उस पीरियड में कुछ इवेंट्स हुआ जो 31 मार्च से कनेक्टेड है, उस पर एडजस्ट करेंगे, और 31 मार्च के बाद बिल्कुल नया नवेला है तो नॉन एडजस्टिंग उसको डिस्क्लोज कर देने से हो जाएगा। उसके लिए मार्च में कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। आपको रैपिड रिवीजन पे AS4 कवर किया गया, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, 25 के तीनों RTP MTP जनवरी और मई और सितंबर वहां कवर था, एंड जनवरी 26 ये कवर हो जाएगा। सो बेटा आप लोग जो बच्चे जनवरी 26 में एग्जाम देने वाले, 25 के ऑल RTPs MTPs मैंने रैपिड रिवीजन में कवर किया, एंड 26 कल ही पब्लिश हुआ जो मैं आज आपको रिकॉर्ड करके देने जा रहा हूँ। सो चलिए देखते हैं। आपका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 25, फायर ऑकर्ड 10 अप्रैल को आग लगा, एंड आउट ऑफ द कंपनीज वेयर आउट रिजल्टिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ अनइंश्योर्ड स्टॉक एंड मैनेज टू सेल्वेज 2 lakhs। तो मार्च तक आग लगता है तो एडजस्टिंग होता, मार्च में लॉस दिखा देते हैं, मार्च के बाद आग लगा, अगर यहां से गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन वायलेट होता है तब तो मार्च में दिखाएंगे, अदरवाइज ओनली डिस्क्लोजर करके रख देंगे। तो देखेंगे आंसर, आग लगा है 31 मार्च के बाद, नॉट रिलेटेड टू कंडीशन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट डेट, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, अंडरलाइन कर देना। एज द लॉस इज मटेरियल अनइंश्योर्ड इट शुड बी डिस्क्लोज कर देने से चलेगा। लीगल क्लेम 18 अप्रैल को पार्टी फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट कंपनी एलिंग वन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग, लॉस ऑफ कॉम्पिटिटर सूट क्लेम दिस 20 lakhs। 18 अप्रैल को किसी ने केस फाइल किया, अगर मार्च में किया रहता तो फिर हम लोग कुछ सोच सकते। तो ये भी बेटा नॉन एडजस्टिंग हो गया, सेम लॉजिक, इसको कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखा सकते, किसी ने आपके अगेंस्ट केस किया इसलिए। नाउ बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है चेक का, अभी भी मैंने कुछ दिन पहले रैपिड रिवीजन में चेक इन हैंड को लेकर डिस्कस किया था, सुपर क्वेश्चन बनाया, जरूर से देखना। चेक्स इन हैंड एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे, Zenith Industry Limited sells its product to stockists all over as a part of year ending accounting 31st March. Company proposes to recognize all checks bearing 31st March or earlier received from stockist check in hand by reducing trade receivable. These checks are proposed to be shown cash and cash equivalent. चेक मिला है जिसमें 31 मार्च या पहले का डेट है, उसको मान ही लेते कि कस्टमर से मिल गया, चेक इन हैंड टू डेटर्स। नाउ यहाँ पे दो सिचुएशन है, चेक्स कलेक्टेड बाय मार्केटिंग पर्सनल बिफोर 31 मार्च, ये नया पॉइंट डाल दिया इन्होंने, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर 31 मार्च के पहले का चेक है, 31 मार्च के पहले मिल गया, तब तो आप इसको दिखा सकते हो, इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट, दे शुड बी रिकॉर्डेड चेक इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस। बट ये वाला चेक सेंड बाय कुरियर रिसीव अप्रैल में, इसे आप 31 मार्च को नहीं दिखा सकते। इस पे आपने बहुत क्वेश्चंस किया होगा, ये नया है, न्यू है, आप लोग देखना। दिस चेक्स वे रिसीव आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड नॉन एडजस्टिंग, दे शुड बी रिकॉर्डेड इन अप्रैल, नो डिस्क्लोजर।
मार्च के बाद जो चेक मिला डेट मार्च का ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कुछ ना करो, 31 मार्च को कुछ भी ना करो, और मार्च के 31 मार्च के पहले मिल गया और उसके पहले का ही डेट है। अगर अप्रैल का डेट होता तब तो जरूरत ही नहीं है, मार्च का ही डेट है, मार्च में मिल गया तब तो लिख ही सकते हो बेटा, इट्स ओके। सो आप लोग इस पे स्टार मार्क कर देना। नाउ बेटा एज 5 पे क्वेश्चन है द अकाउंट, ये सब आप लोग किए होंगे, आप लोग के नॉर्मल क्लास में भी कवर रहता है। अकाउंटेंट ऑफ वेरी लिमिटेड आस्क यू टू आइडेंटिफाई फॉलोइंग आइटम्स, आपको बताना है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कौन सा है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्राइर पीरियड, ऑर्डिनरी, बहुत सारे आइटम्स है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। रैपिड रिवीजन पे एज 5 भी कवर कर लिया गया, वहां पे जरूर से देख लेना। नॉन प्रोविजन ऑफ सैलरी ऑलरेडी ड्यू, तो कुछ मिस्टेक हो गया था, आपने दिखाया नहीं था, तो उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट आपके प्रॉपर्टी अटैच कर लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, कोई नया ट्रांजेक्शन इवेंट पे नया पॉलिसी लेंगे तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहते, 2 पॉइंट पे था, इसको एक ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहेंगे, ये ध्यान रखना। ये रैपिड रिवीजन का लास्ट 2 पॉइंट्स पे इसको कवर किया गया था और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया गया था। चेंज इन रिजर्व ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का एस्टिमेशन होता है बेटा ये, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन केसेस, बिजनेस में नॉर्मल लिटिगेशन होता है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए विथ बैक डेट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं, इसको टिक मार्क कर देना। चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर मेजरमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट। फिक्स एसेट्स पीपीई को लेकर ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करेंगे तो एस्टिमेट्स कहते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मेथड पे आ गए तो पॉलिसी चेंज बोलेंगे। गवर्नमेंट सेंक्शन ग्रांट, ओके, यहीं पे एसएलएम से डब्ल्यूडीवी से एसएलएम आ जाएंगे तो बोलेंगे अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हुआ, ध्यान रखना, आप लोग नॉर्मल क्लास में किए होंगे। गवर्नमेंट सेंक्शन अ ग्रांट इन करेंट ईयर फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, पहले का कोई अकाउंटिंग ईयर के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दिया तो पहले का ही रिलेटेड है, जैसे प्रायर पीरियड, इसको भी टिक मार्क करेंगे। नाउ बेटा क्वेश्चन चलते हैं एज 5 पे, और एक क्वेश्चन है वेदर पेमेंट ऑफ टैक्स डिमांड रेज बाय टैक्सेशन अथॉरिटी कैन बी रिकॉग्नाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये क्वेश्चन है दोस्तों और ये आंसर है। क्वेश्चन आंसर को मैंने टेबल फॉर्मेट पे एक जगह रख दिया कि आपको रिवीजन में टाइम कम है, तभी तो इसे रैपिड रिवीजन आरटीपी बोला जाएगा। हमें आपका टाइम भी बचाना है और आपके दिमाग में स्टोर भी करवाना है सो डेट आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओ, इसीलिए टेबल फॉर्मेट पे रख दिया गया है। बेस लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस, आप कंसल्टेंसी सर्विस देते हो। अ फ्यू डेज बैक इट रिसीव नोटिस फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट रेजिंग अ डिमांड ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक डिमांड किया है जीएसटी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड बाई फॉर 250, यानी आपने जी कंसल्टेंसी दिया था उसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया होता, जीएसटी अंकल को पता चल गए, चिट्ठी भेज दिए, रिसेंटली बेस पेड और पेमेंट भी कर दिया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। कंसल्टेंसी तो आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, आप चोर हो दिखाए नहीं थे और जीएसटी अंकल पकड़ लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा ना बोलेंगे, ये ऑर्डिनरी पे ही आएगा। इट शुड बी इंक्लूडेड इन पीएल ऑर्डिनरी एंड रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज इनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्यों, क्योंकि आपका डे टू एक्टिविटीज है। आई एक्सप्लेनेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स कैनॉट बी ट्रीटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज पर एज 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इवन create distinct from ordinary, not expected to recur since providing consultancy is ordinary, जीएसटी इस पेमेंट को नॉर्मल एक्सपेंसेस दिखा देंगे दोस्तों। और आपको एज 5 में ये क्वेश्चंस कराया गया था। नाउ बेटा एज 7 से क्वेश्चन 7, क्या कॉम्बिनेशन है, एज 7 क्वेश्चन 7, ये भी आसान है, ये भी आप क्लास में कवर किए होंगे। आइए देखते हैं। अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज इंटर इनटू अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट 18,000, फिगर को अंडरलाइन कीजिएगा, 18,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, 18,000 लैक्स टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज 3 years टाइम,
द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर वेरिएशन इन वर्क, कुछ काम ऊपर नीचे होगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी चेंज होगा, विच में अफेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट। द कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन्स डिटेल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड एस्टिमेट प्रॉफिट लॉस फॉर ईच ईयर, एनालिसिस ऑफ डाटा इन lakhs, year 1, year 2, year 3, initial amount of revenue, original contract price 18,000, वेरिएशन इन रेवेन्यू ईयर 2 में आके फाइनल हुआ 400 रुपया बढ़ जाएगा। तो ईयर 1 में तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू प्राइस 18,000 बोलेंगे और ईयर 2 से 18,400। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू रिपोर्टिंग डेट, ये खर्चा लगा या स्टार मार्क किया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है, डबल स्टार का भी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ेंगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंक्लूड्स 200 लाख स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट साइट यूज्ड इन ईयर 3 टू कंप्लीट वर्क। तो यहाँ पे कोई 200 का स्टॉक है जो नेक्स्ट ईयर यूज होगा, तो 1 2 3 3 6 से 200 माइनस कर दीजिएगा एंड एक्सक्लूड्स 200 लाख स्टैंडर्ड मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम ईयर 2 और यहाँ पे 200 प्लस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट निकलेगा। द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू ईयर 2 हैज़ बीन अप्रूव्ड, ईयर 2 में जो एक्स्ट्रा चार्ज करना चाह रहे थे वो अप्रूव हो गया। तो ईयर 1 के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 18,000 और ईयर 2 3 में 18,400 एज पर A7 कंप्यूट। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन PL, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन PL तो आपको पता ही है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे जब इनिशियल स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो जितना काम पे खर्चा लगा, जितना एक्सपेंसेस उतना रेवेन्यू, बट एडवांस हो जाता है तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन पे आपको पता ही है एक्चुअल कॉस्ट बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का रेशियो निकाल लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे होता है। फिर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4186 12136 आएगा एंड 16800, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क एंड प्रॉफिट लॉस सब कुछ पूछा है इन्होंने। तो सबसे बड़ा खेला है, आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। ईयर 1 पे 18,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1900 है, तो पहला साल का एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट 16,100 4186 लगा है, तो 26% कंप्लीट। ईयर 2 में 18,400, ईयर 2 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2,000, ईयर 3 का भी 2,000, तो 16,400 लेकिन ईयर 2 में 12,136 कॉस्ट है, 74% और इधर 100%। नाउ बेटा ईयर 1 पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 18,000 का 26% दिखा देंगे 4680 और एक्सपेंसेस 4186, प्रॉफिट आ गया। और प्रीवियस ईयर में कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ये ईयर 2 तक टोटल 74%, एक्सपेंसेस भी पूरा। ईयर 1 में जो रेवेन्यू और कॉस्ट दिखा दिया था माइनस कर दीजिए तो बाकी का प्रॉफिट ईयर 2 पे। एंड सिमिलरली ईयर 3 पे ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये नॉर्मल क्लास में किए होंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सिमिलरली ईयर 3 का भी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम 8 पे, AS9 से रिलेटेड है। एडवाइस क्लास लिमिटेड रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन सिंस अकाउंट 31 मार्च। क्लास लिमिटेड इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड रियल एस्टेट डेवलपर। चलो ये रियल एस्टेट डेवलपर का एंड बिल्डर एंगेज इन रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी परचेज 1 यूनिट ऑफ लैंड सिचुएटेड इन प्राइम लोकेशन 225 करोड़ पे। बिल्डर ने 225 करोड़ पे लैंड परचेज किया, इंटेंटिंग टू डेवलप हाई एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है। विद इन अ फ्यू मंथ्स ड्यू टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू रिलोकेट रिसोर्सेज टू अदर प्रोजेक्ट टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट कंडीशन, क्लास लिमिटेड सोल्ड लैंड को खरीद के आपने बेच दिया। आप तो रियल एस्टेट वाले लैंड खरीदते बिल्डिंग बनाने के लिए, लैंड आपका इन्वेंट्री है, बिल्डिंग नहीं बना के लैंड ही बेच दिया 360 करोड़ में। कंपनी मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड ऑल लीगल फॉर्मेलिटी टू ट्रांसफर वे ड्यूली कंप्लीटेड। तो बेटा इस ट्रांजेक्शन्स को कैसे दिखाना चाहिए, तो इस ट्रांजेक्शन्स को नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ की तरह दिखा सकते हैं क्योंकि आपका ये धंधा है,
बिल्डिंग बेचना, जमीन बेचना। सो आइए देखते हैं। AS9 revenue is recognized when earned collection reserve certain ordinary class limited business buying selling land forming part of inventory। ये अंडरलाइन करेंगे, लैंड इनका एक इन्वेंट्री है, सेल ऑफ लैंड 360 करोड़, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, बस काम खत्म। हेंस इट्स नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफ द अमाउंट इज सिग्निफिकेंट एंड द नेचर वैल्यू शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। रेवेन्यू 360 शुड बी रिकॉग्नाइज इन द ईयर इन विच सेल इज कंप्लीट। सिंपल ऑर्डिनरी एक्टिविटीज दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जेनिथ लिमिटेड मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंगेज प्रोडक्शन ऑफ प्रिसिशन इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटा ये फिक्स्ड एसेट्स A10 से रिलेटेड है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, वाओ, इन ईच ऑफ द ईयर in each of assets for year ended 31st March in accordance with AS10 depreciation 1 2 3। और 4 क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन रिलेटेड। आइए देखते हैं। मशीनरी वॉज परचेज 1 अप्रैल 20 को 10 लाख में। आपने 1 अप्रैल 20 को 10 लाख में मशीन खरीदा। द मैनेजमेंट एस्टिमेट यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स, 5 साल चलेगा। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन 2020 प्राइस इज 10 लाख। बेटा ऐसा एक एग्जाम्पल आप लोग क्लास में करते हैं, तो कॉस्ट भी 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू भी 10 लाख, डेप्रिसिएशन 0, तो फर्स्ट वाले का डेप्रिसिएशन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी ओन्स अ पीस ऑफ लैंड एक्वायर्ड 50 lakhs हेल्ड फॉर यूज इन फैक्ट्री। तो बेटा लैंड पे तो नो डेप्रिसिएशन, फ्री होल्ड लैंड पे नो डेप्रिसिएशन, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। वाह, दो क्वेश्चन भी तो ऐसे आपको फ्री के नंबर मिल गए। जेनिथ लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ मशीन फॉर ओन यूज, आप खुद मशीन बनाए हैं अपने यूज के लिए। बस ध्यान रखना यहाँ पे कॉस्ट ही कॉस्ट होगा, एनी इंटरनल प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड। ये हिटलिस्ट पॉइंट आप लोग AS10 में पढ़े होंगे, खुद बनाएंगे तो कॉस्ट ही कॉस्ट होगा, एनी प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड, प्रॉफिट नहीं दिखाना है। 5 लाख कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 1 अप्रैल 24, मशीन का लाइफ 10 ईयर्स, कंपनी डिड नॉट कमेंस यूजिंग टिल 31 मार्च 25। आपको सिखाया गया था जब एसेट्स रेडी टू यूज हो जाता है, रेडी टू यूज से डेप्रिसिएशन लगेगा। इन्होंने मार्च में यूज नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं, तो आपको 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 50,000 का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 25 से आपको दिखाते रहना है। मशीनरी कंस्ट्रक्टेड 50,000, द एंटिटी बिगिन चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट रेडी टू यूज 1 अप्रैल से, नॉट यूज इस साल, वो इरिलेवेंट बातें हैं। अच्छा क्वेश्चन सेट किया। अगर इस बार की जो RTP है ना, तो इंस्टीट्यूट का मेंटलिटी लगता है कोई भी बच्चा अगर बहुत प्यार से सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा है दिल लगाकर, तो बेटा वो निकाल लेगा पेपर। अब MTP का भी इंतजार करो, दो MTP भी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। यहाँ से इंस्टीट्यूट का मेंटलिटी पता चलता है, व्हाट दे आर थिंकिंग। सो ये जरूर से RTP MTP 3-4 टर्म का पढ़ना है। लास्ट 3 टर्म 25 के जनवरी में सितंबर मैंने रैपिड रिवीजन पे डाल दिया है, और 26 का यहाँ पे अभी करा ही रहा हूँ मैं। तो आपको जरूर 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 से करना। एग्जाम देख के बच्चा बोलता है हुला लाला हो गया, ये हो गया वो हो गया, कोई भी गलत नहीं होगा आपके साथ, प्रोवाइडेड आप मेरा ये मंत्र लोगे। आप नॉर्मल जो क्लास में पढ़े हैं सभी अच्छे से पढ़ाई करते, वो क्लास नोट वो सब करना। उसके बाद इंस्टीट्यूट का मेंटेलिटी के लिए 3-4 RTPs MTPs देख लेना एंड पास, डन। Another machine was purchased 1 April 22 को 50,000, यूजफुल लाइफ 5 years, स्क्रैप वैल्यू नील। तो आपने 22 में खरीदा था, 5 साल। ऑन 1 April मैनेजमेंट डिसाइडेड नाउ इट्स यूज ओनली फॉर 2 years, मशीन नाउ विल बी यूज फॉर ओनली 2 years। ये रिवीजन ऑफ लाइफ हो गया, तो कोई बात नहीं है। 50,000 डिवाइडेड बाई 5 करके आपने 23 में 22 से 23 24 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, 20,000। तो अब इसका WDV बचा 30,000, अब 2 साल चलेगा तो 15,000 डेप्रिसिएशन आने वाला है दोस्तों। आसान क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पे रख लेना मेरे साइड से। आइए, अच्छा क्वेश्चन है और ये डील करता है AS12 गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड, पूरा खिला दिया पेपर को। मेडी हेल्थ हॉस्पिटल
Medivale Hospital, reputed healthcare company operating a chain of multi-specialty hospital across India, acquired 40 units of Doppler scan machines from Oliver Incorporation USA at a cost of US dollar 165,100 per unit at the beginning of this. Underline करना 40 units आपने परचेज किया है 1,65,100 पर यूनिट 40 यूनिट्स परचेज किया 1,65,100 पर यूनिट 22-23 प्रिविलिंग एक्सचेंज रेट एट द टाइम 50 रुपीज पर डॉलर और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए 50. द एक्विजिशन वाज पार्टली फाइनेंस थ्रू अ गवर्नमेंट ग्रांट 5 करोड़. आपको इसके लिए 5 करोड़ गवर्नमेंट ग्रांट मिला है which was sanctioned for purchase of these machines under healthcare modernization. The grant was sanctioned with specific condition. In event of change in management ownership of control, the grant must be refunded to government. ग्रांट तो कंडीशनली होता है, मैनेजमेंट या कंट्रोल चेंज होगा तो ग्रांट भी रिफंड हो जाएगा 5 करोड़. तो ग्रांट रिफंड का ट्रीटमेंट, मिलने का ट्रीटमेंट आपको पता है, जब मिलता है या तो कॉस्ट से माइनस कर दो या डेफर्ड इनकम मान लो, और रिफंड हो जाएगा तो कॉस्ट से माइनस किया था तो कॉस्ट में प्लस कर दो, और डेफर्ड इनकम आना था जितना पीएल में चार्ज किया पीएल से निकाल दो, और जितना डेफर्ड है डेफर्ड से निकाल दो. हाँ, अगर एसेट से माइनस किया था तो डेप्रिसिएशन है चेंज हो जाएगा क्योंकि एसेट्स का वैल्यू फिर से बढ़ जाएगा. लो, इन अप्रैल 25 51% ऑफ कंपनी शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड बाय ओवरसीज इन्वेस्टर रिजल्टिंग चेंज इन कंट्रोल. यानी 25 में ये गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो जाएगा, और गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहते हैं, और कॉस्ट से माइनस किया था तो कॉस्ट में प्लस, जो ट्रीटमेंट लेते समय किया था उसको रिवर्स. Consequently, company become liable for refund. The expected useful life 5 years. Company follow straight line and 20% depreciation straight line. Additional expenses directly attributable cost. Bank charge लगा 4,000. Import transactions पे sea freight लगा 7,500 per unit. You are further informed company has not maintained capital reserve. कैपिटल रिजर्व पे नहीं डाला, डेफर्ड भी नहीं किया, यानी उन्होंने एसेट से गवर्नमेंट ग्रांट माइनस किया. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मेडिवल रिजल्ट ऑफ रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. सो सिंपल, कॉस्ट से माइनस हुआ था प्लस, और डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा. आइए बेटा देखते हैं इसका सॉल्यूशन. इसे इंपॉर्टेंट पे रखना आसान है, एक बार देखने से हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ एसेट $1,65,100 40 मशीन खरीदे थे एट द रेट 50, तो ये रुपीस इन लैक्स में 3302. फ्रेट 4,000 लगा, 4,000 फ्रेट $4,000 पे इंटू 50, एंड फ्रेट 7,500 इंटू 40, ये 5 लैक्स. गवर्नमेंट ग्रांट मिला था माइनस कर दिया, कॉस्ट 2807. डेप्रिसिएशन 22 में खरीदे थे आप, 22, 23, 23, 24, 24, 25, तो मार्च तक 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिए. डिवाइडेड बाई 3 भी कर सकते हो या 20% 3 साल. सो आज वैल्यू बना 1123, और इसमें प्लस कर देंगे तो ये 1623, और एक नोट पे भी डाल देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जरूर से पढ़ के जाना. और क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत अच्छा, एज 13 का, वो कम राइट बेसिस पे, इसे भी आपने क्लास में किया था बट आता नहीं है एग्जाम पे. अब इंस्टीट्यूट देने वाला एग्जाम पे, तो ध्यान रखेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट fall in market value of existing shares in accordance with provision of A13. क्वेश्चन देखेंगे. मिस्टर रोहन एक्वायर्ड 200 शेयर्स ऑफ डेटा टेक्नोलॉजी कम राइट बेसिस पे. आपने 200 शेयर्स कम राइट बेसिस पे 1,40,000 में खरीदा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सब्सिक्वेंटली कंपनी अनाउंस राइट इशू ऑफरिंग 1 शेयर फॉर 1:1, 214 पे. Rohan decided not to subscribe right shares
instead sold right entitlement in market. After right issue became X right, market value of existing 200 shares 120. बेटा राइट ऑफर को बेच के जो ट्रीटमेंट होता है पहले सिखाया गया था, आप इसे पीएल में चार्ज कर देते। और दूसरा बताया गया था कम राइट बेसिस पे आप खरीदे हो, और फॉल इन मार्केट वैल्यू होता है, फॉल इन मार्केट वैल्यू हुआ है ना, 140 में आप खरीदे थे, ऑफर आने के बाद आपका वैल्यू 120 हो गया, तो 20,000 फॉल इन वैल्यू। तो राइट ऑफर को बेचकर पार्टी मत करना, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी कहेगी बेटा 20,000 इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ, पहले राइट को बेच के इन्वेस्टमेंट का लॉस को एडजस्ट कर दो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम कर दो, और पार्टी होएगी ऑल नाइट 4,000 का, 4,000 पीएल पे जाएगा एंड 20,000 इन्वेस्टमेंट पे क्रेडिट होएगा। एज पर एज 13 when investment acquired come right market value after X right, sale proceeds can be reduced carrying amount. Rohan bought 200 shares, come right 140 and right sold 24, X right value 120 हो गया, 20,000 डिक्लाइन, 20,000 प्रोसीड्स को इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए दिखा देंगे एंड 4,000 का पार्टी करेंगे। आज से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 120। ये तुम्हें बहुत साल से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, अब तो और अच्छा से देखना। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, कैन इंटरेस्ट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। बेटा AS2 तो डंडा लेके मार रहा है, बोलेगा इन्वेंट्री में इंटरेस्ट मत डालना, और A16 तो आपको दिवाली का मिठाई खिला रहा है, बोलता है कि भैया क्वालिफाइंग एसेट्स है, क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए इंटरेस्ट लगा है, इन्वेंट्री है तो भी दिखा दो। AS2 कहता है नहीं नहीं, कभी नहीं, इंटरेस्ट इन्वेंट्री में कभी नहीं। और A16 क्वालिफाइंग एसेट्स, बोरोइंग कॉस्ट बोलता है इंटरेस्ट को, आजा आजा तू है प्यार मेरा, आ इन्वेंट्री में समा जा, हमसे गले मिल जा। तो दोनों हिसाब से देखना है एंड दैट्स इट। और क्वालिफाइंग एसेट्स तो आपको पता है फिक्स एसेट्स भी इन्वेंट्री भी हो सकता है, विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मली 1 साल का पीरियड को सब्सटेंशियल, आप एयरक्राफ्ट बना रहे हो, आप शिप्स बना रहे हो, आप दारू मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जिसमें लॉन्ग पीरियड टाइम लगता है, वो सब पे सब्सटेंशियल टाइम, आप उस पे इंटरेस्ट को एज इन्वेंट्री A16 से प्लस कर सकते हैं। जैसे घर में होता है ना बेटा, मम्मी मारती है, मम्मी AS2 है और पापा बोलते हैं चल बेटा तेरे को गिफ्ट दिला देते हैं, या पापा मारते हैं, पापा डांटते हैं, मम्मी अच्छा अच्छा पकवान बना देती है। AS2 और A16 का इंटरेस्ट को लेके वही है, AS2 बोलता है इन्वेंट्री को, इंटरेस्ट को मारो मारो भगाओ, A16 बोलता है गले लग जाओ। डोंट फॉरगेट दिस। As per A16, borrowing cost directly attributable to acquisition, construction, qualifying assets capitalized, a qualifying asset substantial period of time, एज अकाउंटिंग से इंटरप्रिटेशन बताया, सब्सटेंशियल पीरियड टाइम, नॉर्मली सिचुएशन वही होगा, लीकर मैच्योरिंग ओवर 12 मंथ्स, डे टू डे मैन्युफैक्चर्स नॉट क्वालिफाइंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग, तो ओनली एक्सेप्शनल केसेस वेयर सिग्निफिकेंट रहेगा तो इंक्लूडेड, सो इंटरेस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन क्वालिफाइंग एसेट्स एज पर A16। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 सेगमेंट रिपोर्टिंग का है, ये बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लेने का है। Garnet Limited has 4 operating segment, total revenue, internal and external, and assets. Segment fan, light, lamp, printer. Internal revenue, external revenue, total assets. How many reportable segment does Garnet Limited have as per revenue and assets criteria? आपको तो पता है रिपोर्टेबल के लिए 3 क्राइटेरिया था, एक तो टोटल रेवेन्यू 10%, टोटल रेवेन्यू 10% या मोर देन ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ बिजनेस का होना चाहिए, कोई सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए टोटल रेवेन्यू का। एसेट्स भी, सेगमेंट का एसेट्स शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू टोटल एसेट्स, और प्रॉफिट या लॉस का फिगर भी 10% या टोटल से होना चाहिए, एब्सोल्यूट देखना है फिगर, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। तो यहाँ पे ओनली सेल्स और एसेट्स, और इस तरह से रिपोर्टेबल सेगमेंट को आप आइडेंटिफाई करेंगे। और एक कंडीशन था कि जब आइडेंटिफाई करते करते ना, तो जो सेगमेंट को आपने सेलेक्ट किया है उसका एक्सटर्नल सेल्स रेवेन्यू
वो 75% ऑफ रेवेन्यू को दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखाता है तो जो रिपोर्टेबल नहीं है उसे भी कवर करना है। तीनों बातों को कवर करेंगे धीरे धीरे, देखना। सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट शुड बी रिपोर्टेबल इफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल एंड फ्रॉम अदर, दैट इज टोटल रेवेन्यू, सेगमेंट का रेवेन्यू is 10% more than total revenue। so बेटा फर्स्ट क्राइटेरिया, तो यहाँ देखो टोटल रेवेन्यू 4500 इंटरनल पे है और इस पे एक्सटर्नल पे 14, तो 18,500 का 10% 1850। अब इनका टोटल रेवेन्यू 1850 से ज़्यादा ही हो गया तो ये रिपोर्टेबल है, और इनका रेवेन्यू 200 प्लस 1400 तो ये रिपोर्टेबल नहीं होगा, ये भी 1500 रिपोर्टेबल नहीं होगा, ये नहीं। तो रेवेन्यू के बेसिस पे फेन सेगमेंट को रिपोर्ट करना है, और सेगमेंट एसेट्स भी 10% मोर से होने से हो गया 44,500 का 10% 4450, तो ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है और नहीं। तो इसके बेसिस पे, रेवेन्यू के बेसिस पे फेन वाला रिपोर्टेबल, एसेट्स के बेसिस पे फेन लाइट दोनों रिपोर्टेबल, लेकिन देखना पड़ेगा इनका रेवेन्यू 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू को भी कवर करना चाहिए। आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर क्राइटेरिया फेन सेगमेंट इज रिपोर्टेबल एज सेल्स मोर देन 1850, दैट इज 1850 से ज़्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ एसेट क्राइटेरिया फेन लाइट रिपोर्टेबल एज देयर एसेट्स आर मोर देन 4450, तो बिल्कुल सही आंसर। एक छोटा सा और पॉइंट था, इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट कंसिडर लेस देन 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू, एडिशनल को भी रिकॉग्नाइज कर देंगे, 10% लिमिट नहीं रहेगा। यहाँ पे 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% क्राइटेरिया पे एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% 10,500 होना चाहिए, एंड टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू फ्रॉम रिपोर्टेबल सेगमेंट इज 12,300, तो ये और ये, सो इट्स ओके, सो नो नीड टू एड रिपोर्टेबल सेगमेंट। मोreover टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल आल्सो मोर देन 75%, तो आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा 14 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छा से देखना। 13 तो आसान ही क्वेश्चन था। यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड वेदर ट्रांजेक्शंस कवर एज 18, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मिस्टर राजीव के एम पी की मैनेजमेंट पर्सन पे है ऑफ रायजादा लिमिटेड रिसीव अ चेक 70,000 टुवर्ड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस। इनको एक रिम्बर्समेंट मिला 70,000 का, होटल स्टे, कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, विजिटिंग सम मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। क्या ये ट्रांजेक्शन्स कवर्ड है? तो बेटा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स पे था कि कोई ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए रिलेटेड पर्सन्स पे और ऑर्गेनाइजेशंस पे, रिलेटेड पार्टीज के बीच, बट यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन, ये एक रिम्बर्समेंट है, ये केएमपी है। अगर इनको सैलरी दिया जाता है, कोई सर्विसेज के लिए दिया जाएगा, तो वो डिस्क्लोज करना है, ये डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। एक बार देखने से किसी को मे भी लग सकता है डिस्क्लोज करना है, तो ये आंसर ध्यान से देखना। रिम्बर्समेंट इज नॉट इन नेचर ऑफ रेमुनरेशन, उनको रेमुनरेशन मिलता तो होता, एंड नॉट टू बी डिस्क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर enterprise over which KMP and relative are able to exercise significant influence are related party transactions. Thus, as per the fact case provision of AS, KMP is related party of company, तो ये राजीव KMP ऑफ ये रिलेटेड पार्टी है, बट रिएम्बर्समेंट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, नॉट अ रेमुनरेशन। वो तो कंपनी के काम से गया था, पैसा ले लिया, इसका डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट 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 पे रखना। चलिए बेटा P15 पे देखते हैं। ये एस 19 का सेल एंड लीज बैक पे, सेल एंड लीज बैक पे दिखाइए क्वेश्चन। 1 अप्रैल 24 मानसी लिमिटेड सोल्ड अ प्लांट, मानसी ने प्लांट बेचा 850 to 800। ये दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ना एग्जाम का,
सोचना कि ज़िंदगी में आखिरी बार क्वेश्चन पढ़ना है इंटर का एडवांस अकाउंट का, अब दोबारा कभी नहीं पढ़ना है। सो बहुत दिल से धीरे धीरे पढ़ना। मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हो। आप बहुत अच्छे पढ़े होंगे, बहुत नॉलेजेबल है, बट इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बढ़ के तो आपका नॉलेज नहीं हो सकता है ना। सो रिक्वेस्ट, क्वेश्चन पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट लगता है अंडरलाइन करो, आंसर प्रेडिक्शन मत करना, कभी नहीं करना। आपने जो क्वेश्चन पढ़ के आया, इंपॉर्टेंट सर ने मार्क करवाया, आपने पढ़ के आया, सेम ही क्वेश्चन आएगा बट उसमें घुमा देगा। जैसे चेक्स वाला क्वेश्चन घुमा दिया, जैसे अभी KMP वाला भी घुमा दिया। सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। बस ये सोचना कि भैया ये 3 घंटे का ही टाइम है, ज़िंदगी में आखिरी बार क्वेश्चन पढ़ना है सी इंटर एडवांस अकाउंट्स का, दोबारा कभी नहीं पढ़ना, मन लगा के। और हर एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भगवान जी का नाम लेना, हे भगवान जी, जो भी आपके देवी देवते साथ दीजिए। नेवर टेक लाइटली, जरूर से, जरूर जरूर से। और देखना आपका जो मिस्टेक होता है 50% यही रीज़न होता है, आप हड़बड़ी में गड़बड़ी। पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, आप जो पढ़े वही आएगा, थोड़ा मिर्च मसाला। और मैं आपका साथी हूँ, आगे हूँ आपके साथ। जो उन लोग मिर्च मसाला डाल रहे हैं लास्ट 4 RTP MTPs का सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको। यस ब्रदर्स, स्टार्ट। मानसी लिमिटेड ने प्लांट बेचा 850 to 800 पे। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट ऑन दैट डे वाज 180। द सेल वाज अ पार्ट ऑफ पैकेज अंडर विच आकाश लिमिटेड लीज एसेट्स टू मानसी। मानसी ने आकाश को बेचा, फिर आकाश ने लीज में दे दिया 8 साल, तो सेल एंड लीज बैक है। The economic life of asset 8 years, minimum rent payable is 160 annually, 31st March. The incremental borrowing cost is 10%. Calculate net effect on statement of profit loss of Mansi. तो पहले सेल लीज बैक में ये देखना होता है, ये जो लीज है ना ऑपरेटिंग ना फाइनेंस लीज है, तो ये फाइनेंस लीज लग रहा है, तो ध्यान से देखना। द लीज टर्म इज 8 years कवरिंग इकोनॉमिक पूरा लाइफ एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP 1,60,000 और 10% के हिसाब से 853,600 विच कवर ऑलमोस्ट वैल्यू कवर करता है। तो ये फाइनेंस लीज है। तो फाइनेंस लीज में बोला था जो प्रॉफिट होता है ना बेचने पे, उसको एमोटाइज कर देते ओवर लाइफ, तो ये फाइनेंस लीज है। आपने 850 to 800 बेचा, 1,80,000 का माल, 6,72,800 डेफर्ड कर देंगे 8 साल में, हर एक साल उस पर इनकम दिखाएंगे 84,100। और जो लीज पे आपने एसेट्स लिया उसका वैल्यू 850 to 800 दिखा के डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, नेट इफेक्ट डेबिटेड टू PL। ये भी कुछ इन्होंने नया कर दिया है, अच्छा किया है। स्टडी मेट पे जो है इसको भी इम्पॉर्टेंट पे रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 16 एज 20 पे क्वेश्चन है, शुड एप्रोप्रिएशन टू मैंडेटरी रिजर्व एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स। AB Limited is a company engaged manufacturing industrial packaging equipment as per terms. Equity shareholders AB Limited has excluded from business numerator computation of basics EPS. AB has excluded this from numerator computation of basic EPS. Is this correct? बेटा बेसिक EPS कैलकुलेशन करने का तरीका आपको पता ही होगा। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे निकालते हैं? पैट से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं, और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे रिजर्व तो माइनस नहीं करते ना बेटा, वहाँ पे रिजर्व, तो इन्होंने रिजर्व भी नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया है, तो ये माइनस नहीं करना है। सो मेन आंसर देखना, एप्रोप्रिएशन शुड बी इंक्लूडेड इन बेसिक EPS, द कंपनीज ट्रीटमेंट एक्सक्लूडिंग देम इज इनकरेक्ट। उन्होंने बेसिक EPS कैलकुलेट करते समय उन्होंने कोई एक मैंडेटरी रिजर्व माइनस कर दिया है, लाइक फॉर एग्जांपल डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व माइनस कर दिया है, बट प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैलकुलेट करते समय वो माइनस नहीं करते, PBT से टैक्स माइनस करते, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते। सो ये अच्छा क्वेश्चन है,
बस इतना ही आंसर था। नेट प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस इज attributable to equity shares after deducting preference dividend and expenses. Appropriation for reserve redemption, though not distributable as dividend, are still attributable to equity shareholders. जो रिजर्व्स है वो माइनस नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, इंपॉर्टेंट। नाउ बेटा क्वेश्चन 17, इंटेंजिबल एसेट्स का, ये बड़ा सिंपल, सभी बच्चे इसको क्लास में करते हैं। स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड पेटेंट राइट टू मैन्युफैक्चर सोलर रूफ top panels at a cost of 600 lakhs patent right. The product life cycle estimated 5 years amortized was decided in the ratio of cash flows year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. At year 3rd, it was estimated that patent would have estimated balance future life 3 years. बेटा थर्ड ईयर तक तो ओके था, ओके था, ओके। थर्ड ईयर के बाद में आया कि यहाँ पे 1 साल और जुड़ जाएगा, एन एक्सपेक्टेड 7, आफ्टर 5th ईयर 75 लैक्स। डिटरमाइन एमोटाइजेशन कॉस्ट, ये सब ने कवर किया होगा। पहला 3 साल के लिए तो ये रेशियो ले लेंगे, 150 से डिवाइड हो जाएगा 2, 2, 2, 1, 1, और जो बचेगा थर्ड ईयर के लास्ट में उनका रेशियो 150, 150, 75। सो ध्यान से देखना, एस्टिमेटेड 300, 300, 300, 150, 150, 75। तो पहला 3 साल के लिए ये रेशियो हो जाएगा 2:1:1। सो इसको इस रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे 2468। 600 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, 600 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, ये चलेगा। तो 150, 150, 150 गया 600 में, तो बचा कितना 450, और 600 से 150, बाकी का 150 के लिए रेशियो आ जाएगा 150, 150, 75। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप सबने किया है। इन द फर्स्ट 3 years इट विल बी अपोर्शन, इस रेशियो में अनएमोटाइज्ड अमाउंट 150 विल बी अपोर्शन दिस। नेक्स्ट है बेटा, briefly explain the scope and forms of joint venture AS 27। joint venture के बारे में बताया गया बेटा। joint venture पढ़े थे आप लोग, यह अकाउंटिंग बताता है joint venture का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट स्टेट, दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर रिपोर्टिंग। जॉइंट वेंचर का एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ venture investor regardless of structure as per AS 27 are referred only to when consideration of financial statement are prepared by venturer। forms of joint venture 3 होता है बेटा, JCO, JCA, JCE। ये आपको बहुत अच्छा से देखना है। JCO यहाँ पे jointly control operation, यहाँ पे jointly control asset और jointly control entities। जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज में एक नया एंटिटी क्रिएट होता है, वेंचर रिसोर्सेज देता है अपने साइड से, लायबिलिटीज एक्सपेंसेस करता है, प्रॉफिट लॉस एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, सेपरेट बुक्स इज मेंटेन। जॉइंटली कंट्रोल एसेट में ये लोग दोनों मिलकर एक एसेट्स खरीदते, अपने अपने हिसाब से यूज करते। नो सेपरेट एंटिटीज फॉर्म, वेंचर जॉइंटली ओन्स एसेट, जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, expenses liabilities of joint assets are shared as per contract, each venture record assets, shares, liabilities, income, expenses। jointly control operation, दोनों मिलके एक ऑपरेशन करते बट एक नया बिजनेस नहीं बनाते। no separate entities created, venture uses own resources, raises fund, individually incurs expenses, sales, same employees, fixed assets are used, both joint venture अपना ही, no separate books are मेंटेन। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जरूर से देख के जाइएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन AS 28 इम्पेयरमेंट लॉस पे है। 19 एक्स लिमिटेड परचेज ऑफ फिक्स एसेट 4 years एगो 150 lakhs पे, 4 years एगो 150 lakhs पे, डेप्रिसिएटेड 10% स्ट्रेट लाइन। मंत्र याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन देखकर कुछ भी नहीं सोचना, बस जो इंपॉर्टेंट लगे, आपने बहुत पढ़ाई किया है, बस एक पैसेंस दिखाना है आपको, और अच्छा से तो भी रिवीजन करना ही है। और एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है कि भैया हर एक क्वेश्चन के पहले भगवान जी का नाम, गुरु जी का नाम, और ये आखिरी बार पढ़ना है मन लगा के, दिल लगा के, दिल से रे पढ़ना रे, और फिर दोबारा कभी इंटर का पेपर नहीं पढ़ना रे।
150 lakhs depreciation 10% straight line. At the end of 4th year it has revalued assets 75 lakh and PL में डाल दिया लॉस, ठीक है. On the date of revaluation market price is 67.5 lakhs. Expected disposal cost this. What will be treatment of impairment loss on the basis of fair value of revaluation or determined market value and value in use estimated 60 lakhs. बेटा इम्पेयरमेंट लॉस के लिए बुक वैल्यू और रीवैल्यूड बुक वैल्यू देखते हैं एसेट्स का और रिकवरेबल अमाउंट देखते हैं. बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट देखते हैं. रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे. तो एसेट्स का बुक वैल्यू का पहले काम करते हैं. आपने 4 ईयर्स से गो 150 लैक्स में खरीदा था, 10% 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाया, 15 इंटू 460 लगा दिया. तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट परचेज ऑफ एसेट्स 150 पे 4 ईयर्स 60, कैरिंग अमाउंट 90 लैक्स था, बट आपने उसको रीवैल्यू कर दिया 75 लैक्स में और पीएल में चार्ज कर दिया. तो बेटा फर्स्ट अमाउंट निकल गया आपका बुक वैल्यू. कैरिंग अमाउंट जिस दिन आपको इम्पेयरमेंट लॉस दिखाना है उस दिन कैरिंग अमाउंट 75 लैक्स. अब आपको ये मिल गया. अब रिकवरेबल अमाउंट देखना है बेटा. रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज. तो नेट सेलिंग प्राइस पेपर सेटर ने बताया था कि आप 67.5 में बेचेंगे और 3 कॉस्ट होगा, वैल्यू इन यूज 60 लैक्स. तो हायर इज 64.5. तो दिस इज 64.5 और कैरिंग अमाउंट 75, इम्पेयरमेंट लॉस 10.5 शुड बी रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस. ये बहुत आसान क्वेश्चन था बट इम्पॉर्टेंट पे रखना. नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं एज 22 के बाद 23 से थोड़ा कम ही एग्जाम में देखते हैं, तो पेपर सेटर को ये बात पता है तो ध्यान देना. एंड लास्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट ही आप सब ने पढ़ा होगा फिर भी देख कर जाना है. An oil company has been contaminating land for several years. It does not clean up because there is no legislation for cleaning up. खराब कर दिया जमीन को और कोई नियम नहीं था तो सफाई भी नहीं किया. It virtually on 31st March virtually certain a law requiring cleanup of land already contaminated will be enacted shortly after year end. अब ये गवर्नमेंट में अब की बार मोदी सरकार ने कर ही लिया कि अब लॉ बनाएंगे, तो आपने जितना खराब किया होगा उसको तो ठीक करना पड़ेगा. इस प्रोविजन रिक्वायर्ड. यस, ऑयल कंपनी मस्ट प्रोवाइड फॉर क्लीन अप कॉस्ट सिंस इट इज वर्चुअली सर्टेन लॉ विल बी मैंडेट क्लीन अप ऑफ कंटेमिनेटेड लैंड द ऑयल इन द ईयर वर्चुअली सर्टेन एनेक्टेड. सो आइए देखते हैं. As per AS 29, a past event create present obligation of enterprise. No realistic alternative settle environment damage becomes obligatory event only when law requires remediation. Only if legislation is virtually certain. In this case, since virtually certain law will mandate cleanup contaminated land, oil company must provide for cleanup in the year the law is virtually certain. So आपको प्रोविजन बनाना है. That's it. आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ना और ज़रूर से लिखना कमेंट सेक्शन पे आपको कैसा लगा. और मैंने रैपिड रिवीजन पे क्वेश्चंस आंसर एक साथ दिया. नॉर्मली आरटीपी में पहले क्वेश्चन नीचे आंसर ऊपर नीचे देखते देखते आपका समय बहुत वेस्ट होता था. और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने का आपको लगता है तो ज़रूर से बताइएगा. एंड काइंडली ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखना. एंजॉय योर स्टडी.